जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को जीविका का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित प्रश्न कंप्यूटर के और सब्जेक्ट नॉलेज के करवाए थे। दोस्तों, आज ये दूसरा क्लास है। इसमें आप लोगों को मैं कंप्यूटर का क्लास करवाऊंगा, जीके जीएस का क्लास करवाऊंगा और आपका सब्जेक्ट नॉलेज का भी क्लास करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर कीजिएगा। जो संभावित प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे किसी भी पोस्ट के लिए, अगर आप आवेदन किए उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग ये क्लास देख के जरूर जाइएगा। ये प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का प्रश्न। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? कंप्यूटर का प्रश्न देखेंगे। एक एक करके जो भी प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को करवाऊंगा, तो आप लोग इसको देखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा और याद भी साथ में करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए, एक नंबर में देखते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड के 0 एंड 1 बाइनरी नंबर। कंप्यूटर आपका क्या किस पे काम करता है? कंप्यूटर किस पे काम करता है? आपका बाइनरी नंबर पे। किस पे? बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। किस पे काम करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पे आपका वर्क करता है। कौन? आपका कंप्यूटर। तो बाइनरी का बेस वैल्यू क्या होता है? 0 और 1 होता है। बाइनरी के आपका बेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। कौन कौन होता है? 0 और 1 होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? आपका 0 और 1 पे करता है। नंबर सिस्टम जब मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा या मैं पढ़ा रखा हूँ आपको, मेरा एक यूट्यूब चैनल और है SIT स्टडी पॉइंट। कौन सा है दोस्त? SIT स्टडी पॉइंट के नाम से है। उसमें मैं कंप्यूटर का क्लास करा रखा हूँ, जहाँ पे आपका नंबर सिस्टम करवा रखे हैं। आप लोग वहाँ से भी जाके इस देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हमें जितने भी जॉब निकलते हैं, जॉब संबंधी भी जानकारी देते रहते हैं। DICC द्वारा संचालित जो योजनाएं होते हैं, SHA KYP और BSCC, इससे संबंधित जो भी अपडेट होता है मैं उस चैनल पे आप लोग को बता देता हूं। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ सिट स्टडी सेंटर, इस चैनल को भी आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहाँ पे नंबर सिस्टम का बात कर लेते हैं दोस्त। नंबर सिस्टम 4 होते हैं। नंबर सिस्टम कितने होते हैं? आपका 4 होते हैं। कौन कौन होता है? आपका एक बाइनरी नंबर होता है, कौन कौन होते हैं? बाइनरी नंबर होते हैं। एक नंबर पे आपका आता है, यहाँ पे बता देते हैं। एक नंबर में आपका डेसिमल होता है। कौन सा होता है? डेसिमल होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। एक नंबर में आपका डेसिमल। 2 नंबर में आपका होता है बाइनरी। 3 नंबर में आपका होता है ऑक्टल और 4 नंबर में आपका होता है हेक्साडेसिमल। तो आपका बेस वैल्यू का बात कर लेते हैं। तो डेसिमल नंबर का बेस वैल्यू आपका होता है 10 होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक कौन से होते हैं? आपका डेसिमल नंबर होते हैं। कितना? 0 to 9 आपका डेसिमल नंबर होता है। इसका बेस वैल्यू का जहाँ एग्जाम में पूछ ले कि डेसिमल नंबर का बेस वैल्यू क्या होता है, तो 10 होता है। कितना होता है दोस्त? 10 होता है आपका। वही पे बात कर लेते हैं आपका बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, यानी 0 और 1 होता है। बाइनरी नंबर कौन होता है? 0 और आपका 1 होता है। डेसिमल नंबर आपका होता है कितना दोस्त? डेसिमल नंबर आपका 0 से लेकर 9 तक होता है। इसका बेस वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। बाइनरी नंबर आपका 0 to 1 होता है। इसका बेस वैल्यू 2 होता है। आपका ऑक्टल नंबर आपका
0 से लेके 7 तक होता है, इसका बेस वैल्यू 8 होता है। वहीं पे हेक्साडेसिमल का बात कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल इसका बेस वैल्यू कितना होता है, 0 से लेके आपका 16 तक होता है। यानी 11 से हम 11 को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। 12 को क्या कहते हैं, बी से सूचित करते हैं। 13 को किससे, सी से। 14 को आपको डी से सूचित करते हैं। 15 को आपको ई से सूचित करते हैं और एफ से 16 को सूचित करते हैं। तो इसका बेस वैल्यू कितना होता है, नहीं सॉरी, इससे 15 तक ही होता है। ई से सूचित करते हैं। आपका बेस वैल्यू इसका कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। यानी 0 से लेके आपका 15 तक क्या होता है, इसको होता है, जिसका बेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। तो ये आपका नंबर सिस्टम जो है बता दिए। तो नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू पूछता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू क्या होता है, ऑक्टल का बेस वैल्यू क्या होता है और आपका डेसिमल का क्या होता है। तो यहाँ पे एक नंबर जो प्रश्न है, कंप्यूटर वर्क 0 एंड 1 बाइनरी नंबर, यानी कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 और 1 बाइनरी नंबर पे वर्क करता है। आगे देख लेते हैं। इट सर्किट इज ऑन इट मीन्स 1 एंड इफ सर्किट इज ऑफ इट मीन्स 0। यानी सर्किट आपका ऑन रहता है तो उसको हम मतलब 1 होता है। अगर सर्किट आपका ऑफ रहता है उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है। वहाँ पे 0 और 1 है ना, इसी का यहाँ पे मतलब लिखवाया गया है, अर्थ बताया गया है कि अगर ऑन रहता है सर्किट तो आपका एक अर्थ होता है, अगर सर्किट ऑफ रहता है तो 0 होता है। 1 को हाई वोल्टेज और 0 को लो वोल्टेज कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज कहते हैं और 0 को 1 वोल्टेज कहते हैं। तो ये 3 जो है आपका इसी से संबंधित जानकारी है। यानी कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, तो आपका बाइनरी नंबर 0 और 1 पे वर्क करता है। एक का मतलब क्या होता है आपका, कि आपका ऑन है, क्या है, इट मीन्स ऑन एंड 0 का मतलब ऑफ, यानी सर्किट आपका क्या है, ऑन है। एक का मतलब अगर सर्किट ऑफ है तो उसका मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। 1 क्या होता है आपका, हाई वोल्टेज होता है और 0 क्या होता है आपका, लो वोल्टेज होता है। आगे देख लेते। फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट जॉन ऑन न्यूमैन। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पहला जो आपका स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट दिए थे वो कौन दिए थे, सर जॉन ऑन न्यूमैन ने दिए थे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पहला स्टोरेज प्रोग्राम का कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर मारिएगा सर जॉन ऑन न्यूमैन। किनको मारिएगा, सर जॉन ऑन न्यूमैन को आप टिक आउट कीजिएगा। यानी पहला स्टोरेज प्रोग्राम का कंसेप्ट सर जॉन ऑन न्यूमैन दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर ABC वाज डेवलप्ड बाय एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी बिटवीन 1939 टू 1942। यानी आपका जो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ से देखिए प्रश्न कितने बन सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका ABC है। कौन सा है दोस्त, ABC है। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ABC का फुल फॉर्म होता है एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, ABC का A से एटनासॉफ, B से बेरी हो गया, C से कंप्यूटर हो गया। तो ABC का फुल फॉर्म अगर पूछ दे कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर होता है। तो एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी जो फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC है, उसको किसने डेवलप किया, आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। एक एटनासॉफ थे और दूसरा क्लिफोर्ड बेरी थे, जिन्होंने ABC कंप्यूटर अर्थात एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। एक कब किए थे, तो 1939 से लेकर 1942 ईस्वी के बीच में किए थे। तो इन्हीं के नाम पे जो ये 2 वैज्ञानिक थे एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, इन्हीं के नाम पे इस कंप्यूटर का नाम रखा गया ABC अर्थात एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर रखा गया। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर होवार्ड H.
एकेन इन बिटवीन 1937 टू 1944। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पहला जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन था, आपका मार्क 1 था, जिसका आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर हॉवर्ड एच एकेन ने किया था। कब किए थे, तो 1937 से लेकर 1944 ईस्वी के बीच में किए थे। तो एग्जाम में प्रश्न आए कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है आपका, तो आपका आंसर दीजिएगा मार्क 1। इसका आविष्कार किसने किए थे, तो डॉक्टर हॉवर्ड एच एकेन ने किए थे। कब किए थे, तो 1937 से लेके 1944 ईस्वी के बीच में किए थे। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कल लाइन वाज डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। यहाँ पे क्या है, आपका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कल लाइन किसने डेवलप किए थे, तो ब्लेज पास्कल ने किए थे। कब किए थे, तो 1642 ईस्वी में किए थे। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे कि आपका फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका पास्कल लाइन है। कौन सा है दोस्त, आपका पास्कल लाइन है। पास्कल लाइन को किसने डेवलप किए थे, तो ब्लेज पास्कल ने किए थे। कब किए थे, तो 1642 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक वाज डेवलप जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली इन 1954। अर्थात एग्जाम में प्रश्न आए कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर आपका कौन है, तो यूनिवेक है। कौन है, पहला कमर्शियल कंप्यूटर आपका यूनिवेक है। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। क्या होता है दोस्त, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इसको किसने बनाए थे, तो इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनवाए थे, जॉन प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली ने मिलकर बनाए थे। कब बनाए थे, तो 1954 ईस्वी में बनाए थे। तो ऐसे आपका प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को मैं अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम ये लाइव क्लास नहीं करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज है। तो आप लोग जो भी प्रश्न होगा मन में, चाहे कहीं भी आपको संदेह है या कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको जरूर मेरे तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इनियाक वाज डेवलप जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली इन 1946। यानी पहला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था, अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन था, तो इनियाक था। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनियाक स्टैंड फॉर, यानी इनियाक का पूर्ण रूप क्या है, तो इनियाक का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। और ये क्या है, आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है। इनियाक क्या है, आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, जिसको किसने बनाया था, जॉन प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली ने बनाए थे। कब बनाए थे, तो 1946 ईस्वी में बनाए थे। आगे देख लेते हैं, फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर इडजैक वाज डेवलप बाय जॉन और न्यूमैन इन 6 मई 1949। यानी पहला आपका क्या है, स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा है, इडजैक है। कौन सा है, इडजैक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। जिसको डेवलप किसने किए थे, जॉन और न्यूमैन ने किए थे। कब किए थे, 6 मई 1949 ईस्वी को किए थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन भी कहते चलिएगा। आगे देख लेते हैं, डिफेंस इंजन वाज डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822। यानी डिफेंस इंजन को डेवलप किसने किए थे, तो चार्ल्स बेबेज ने किए थे। कब किए थे, तो 1822 ईस्वी में किए थे। तो प्रश्न आ सकता है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 ईस्वी में कौन सा
कंप्यूटर का डेवलप किया गया था। क्या डेवलप किया गया था आपका, तो डिफरेंस इंजन को डेवलप किए थे। चाहे प्रश्न पूछ दे कि डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन है, तो आपका चार्ल्स बेबेज है। या पूछ दे डिफरेंस इंजन को कब आविष्कार किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कब, 1822 ईस्वी में। चार्ल्स बेबेज ने क्या किए थे, एक क्या हुआ था, डिफरेंस इंजन फ्लॉप कर गया था, तो वो मायूस हो गए थे। तो ऐसे ही कहीं घूम रहे थे, तो उनका मुलाकात 1835 ईस्वी के आसपास महिला लेडी अडा अगस्टा से हुआ, जिन्होंने बताया कि मैं एक डिफरेंस इंजन बनाया था जो फ्लॉप कर गया, तो एक और इंजन बनाने पे मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने इनसे किनसे, लेडी अडा अगस्टा से बात किया। तो लेडी अडा अगस्टा ने बोले कि हम आपको मदद करेंगे, आप काम कीजिए, उसमें आपका जो भी होगा प्रोग्रामिंग का, सॉफ्टवेयर का होगा, उसमें हम अपना सॉफ्टवेयर देंगे। तो उसके बाद क्या कि हुआ, चार्ल्स बेबेज ने अपना स्टार्ट किए जब, तो चार्ल्स बेबेज ने एक 1842 ईस्वी में क्या किए, एक एनालिटिक इंजन बना के आविष्कार किए, जिसमें प्रोग्रामिंग का काम किसने किए थे, लेडी अडा अगस्टा किए थे। तो उसी समय से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा, और लेडी अडा अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना गया, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम लेडी अडा अगस्टा ने दिए थे। किसमें दिए थे, एनालिटिक इंजन जब बनाए थे चार्ल्स बेबेज, उसमें प्रोग्रामिंग किए थे। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो आपका लेडी अडा अगस्टा है, जिनको क्या कहते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, एनालिटिक इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1842। अभी आपको बता दिए कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किए, 1842 ईस्वी में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किए, जिसमें आपका लेडी अडा अगस्टा ने क्या किए थे, प्रोग्रामिंग की थी। आगे देखते हैं, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन एबकस वाज डेवलप्ड बाय चाइना। यानी आपका सबसे पहला कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा है, एबकस है। कौन सा है दोस्त, एबकस है। एबकस है। एबकस कहाँ डेवलप हुआ था, तो चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। कब हुआ था आपका, ये फर्स्ट आपका कैलकुलेटिंग मशीन है। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ पे एक बात समझिए, पिता, जनक, ये सब किसको कहा जाता है, यानी जिन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ का आविष्कार करते हैं उनको क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। फादर का उपाधि दिया जाता है, यानी जिस भी चीज़ का, चाहे आप केमिस्ट्री में देख लीजिए, फिजिक्स में देख लीजिए, मैथ में देख लीजिए, जो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक जिस भी चीज़ का सर्वप्रथम आविष्कार करते हैं, उनको उस चीज़ का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, ईडी रॉबर्ट्स को कहते हैं। किनको कहते हैं, ईडी रॉबर्ट्स को कहते हैं। या वही पे बात कर लेते हैं, फादर ऑफ लैपटॉप किसको कहते हैं, तो एडम ओसबॉर्न को कहते हैं। किनको कहते हैं, एडम ओसबॉर्न को कहते हैं। दुनिया का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है, तो ओसबॉर्न था। कौन सा था, ओसबॉर्न था। यानी ओसबॉर्न, एडम ओसबॉर्न के नाम पे ही क्या पड़ा, इसका नाम ओसबॉर्न पड़ा। तो पोर्टेबल कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो लैपटॉप को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्त, पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप को। यानी लैपटॉप को देखते हैं शट डाउन करके बैग में रख के हम कहीं भी लेके चल देते हैं, लेकिन पीसी को आप कहीं भी लेके कैरी नहीं कर सकते हैं। तो आपका लैपटॉप क्या होता है, पोर्टेबल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी मॉडर्न कंप्यूटर के पिता जनक किसे कहा गया है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा गया है। आगे देखते हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस जॉन मैकार्थी, यानी एआई का पिता किसे कहा गया है, एआई का जनक किसे कहा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा गया है, जॉन मैकार्थी को कहा गया है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आईसी वाज डेवलप्ड बाय जेएस किल्बी। यानी प्रश्न आपसे पूछ दे कि आईसी का जनक किसे कहा जाता है, चाहे आईसी को किसने डेवलप किया था, आईसी का आविष्कार किसने किया था, तो जेएस किल्बी ने किए थे।
आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आईसी के बारे में विस्तृत रूप से बता दूंगा, ठीक है, कि आईसी कौन से जनरेशन में यूज हुआ था आपका। तो 3rd जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाऊंगा उसमें या आईसी का एक हम क्लास करवा रखे हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। सीट स्टडी पॉइंट पे आईसी का बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम क्लास करवा रखे हैं। तो आप लोग उसे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग देख सकते हैं उस क्लास को। एक क्लास पूरा करवाए हैं आईसी के ऊपर, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम करवाए हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम लेडी आडा अगस्ता ने आपको ऊपर पहले ही बता दिए कि इन्होंने क्या किए थे। एनालिटिक इंजन जब 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे, तो उसमें इन्होंने क्या किए थे, प्रोग्रामिंग का काम किए थे। यही प्रोग्रामिंग उस एनालिटिक इंजन में किए थे, इसलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है और मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट किसने दिए थे। अगर प्रश्न आ जाए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट किसने दिए थे, तो सर जॉन और न्यूमैन ने दिए थे। तो दोस्तों ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न था, जो संभावित प्रश्न ऐसे है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको मैं आप को करा दिए। तो आगे हम देखेंगे। कंप्यूटर का ये सेशन समाप्त हुआ। आगे हम देखते हैं जीके और जीएस के प्रश्न करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने कंप्यूटर का जो भी सेशन था वो कर लिए। आगे हम लोग जीके और जीएस देखेंगे। जो भी संभावित प्रश्न होंगे, जो जीविका के किसी भी पद के लिए आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे, तो उस एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त जीके जीएस का प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि डैश ने दिए थे। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिए थे, तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि डैश ने चंपारण सत्याग्रह सफल होने के उपरांत दिए थे। यानी महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कब दिए थे, चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन किए थे महात्मा गांधी जी ने, वो जब सफल हुआ उसके उपरांत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। यानी पहले गांधी ही नाम था उनका, तो बाद में महात्मा का उपाधि दिए। तो महात्मा गांधी जी यानी महात्मा लगने लगा उनके नाम के आगे। तो महात्मा का उपाधि किसने दिए थे गांधी जी को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिए थे, तो यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद है। ये राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस होंगे। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कब दिए थे, तो 4 जून 1944 ईस्वी को सिंगापुर में एक संबोधन कर रहे थे। तो संबोधन करते समय रेडियो पे क्या कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधन कर रहे थे। उसी समय क्या किए थे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिए थे। ये बात है कि जब महात्मा गांधी का निधन हो गया, उसके महीनों उपरांत जब निधन हुआ, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि हमारे जीवन से क्या हो, प्रकाश चला गया। यानी हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, अर्थात राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहे थे। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। तो यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। नोट डाउन कर रहे होंगे तो नोट डाउन में सुभाष चंद्र बोस लिखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कब दिए थे, 4 जून। कब, 4 जून को 1944 ईस्वी में। कब राष्ट्रपिता का उपाधि दिए थे, सुभाष चंद्र बोस। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष जी ने क्या किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने कब उपाधि दिए थे, 4 जून 1944 ईस्वी को। कहाँ पे, तो सिंगापुर में। सिंगापुर में महात्मा गांधी को क्या, राष्ट्रपिता का उपाधि दिए थे। तो आगे देख लेते दोस्त। यूनेस्को का पूर्ण रूप यानी पूछ रहा है, यूनेस्को का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म
क्या होता है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हिंदी क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होता है। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश होते हैं, यानी कितने सदस्य होते हैं और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 क्या होते हैं, 5 आपका अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 कितने होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। वहीं पे आज है आपका कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका सब लोग जानते होंगे इंदिरा गांधी जी थी। और बिहार की महिला मुख्यमंत्री कौन है प्रथम, एक ही अभी महिला मुख्यमंत्री बिहार में बनी है, राबड़ी देवी बनी है, जो लालू जी की पत्नी है, तेजस्वी जी की माता जी है। तो आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी है। आगे देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो सी.वी. रमन थे। कौन थे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले वैज्ञानिक सी.वी. रमन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपका पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले वैज्ञानिक है तो सी.वी. रमन है। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय अगर पूछे तो आप लोग का टिक मार्क कीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है, तो आपका ये पहले वैज्ञानिक सी रमन है, पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर है। और अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहला जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जीते थे अमर्त्य सेन है। तो इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिए थे, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल को क्या किए थे, 2 भागों में बांट दिया था। 2 भाग, एक हिंदू, यहाँ पे एक तरफ हिंदू था और दूसरे तरफ आपका मुस्लिम। बंगाल को 2 विभाजन किया था, किसने किया था, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। कितने भागों में बांटा था, 2 भाग में। एक तरफ हिंदू, यानी एक तरफ जो था हिंदू अधिक रहते थे तो हिंदू क्षेत्र के तरफ बांटा था, एक मुस्लिम क्षेत्र के तरफ। ये इसलिए बांटा था कि इसको शासन प्रशासन करने में वहाँ पे दिक्कत होती थी। हिंदू और मुस्लिम क्या थे, एक भाईचारे की तरह रह रहे थे, भाई की तरह रह रहे थे, जहाँ पे इनको शासन प्रशासन करने में क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इनका नीति था शुरू से कि फूट डालो और शासन करो का। अंग्रेजों का क्या नीति था, फूट डालो और शासन करो। तो इन्होंने सोचे कि जब तक इन लोगों के बीच में हम फूट नहीं डालेंगे तब तक इन लोगों पे हम लोग शासन नहीं कर पाएंगे। इसी इरादा से इन्होंने 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। तो उस समय आपका क्या हुआ था, एक आंदोलन चलाया गया था, बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कह सकते हैं आप। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था जिसमें क्या कहा गया था कि जितने भी ब्रिटेन यानी अंग्रेजी जो वस्तु है उसको बहिष्कार किया जाए और जो स्वदेशी यानी अपने देश में निर्मित है उस वस्तु का इस्तेमाल किया जाए। तो वही यहाँ पे आपका कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिए थे, तो आपका कृष्ण कुमार मित्र ने क्या किए थे, सर्वप्रथम ये आपका सुझाव दिए थे। आगे देख लेते यहाँ पे विस्तार रूप से भी यहाँ पे लिख दिया है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम क्या था, स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन था, जो आपको हम बता दिए, जिसमें ये बोला गया था कि ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। इसमें क्या कहा गया था कि ब्रिटेन का जो भी वस्तु है उसको क्या करो, बहिष्कार कर, यानी उसका यूज मत कीजिए और जो अपना स्वदेशी है यानी अपने देश में निर्मित है उसका प्रयोग कीजिए।
कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी पत्रिका, यानी कृष्ण कुमार मित्र ने क्या किए थे, एक पत्रिका लिखे थे जिनका नाम क्या था, संजीवनी था। उस पत्रिका में सबसे पहले बहिष्कार शब्द का प्रयोग किए थे और कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम बहिष्कार का सुझाव दिए थे। तो प्रश्न यहाँ पे यही पूछा है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि सर्वप्रथम बहिष्कार का सुझाव किसने दिए थे, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे। एक किस लिए दिए थे, तो जब आपका 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, इस संदर्भ में इन्होंने दिए थे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा कब विभाजित हुआ। यानी प्रश्न आए कि बंगाल 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, विभाजित हुआ था, जिसके फलस्वरूप एक बार और दोबारा ये विभाजित कब हुआ। तो बंगाल को विभाजन कब किया था, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन पुनः जॉर्ज पंचम एक थे, सम्राट थे, तो दिल्ली का तृतीय जो दरबार लगा था उसमें उन्होंने क्या किया था कि हम क्या करेंगे, इसको एक कह देंगे, जो विभाजन है उसको एक कह देंगे। लेकिन इन्होंने पुनः क्या किया, 1911 ईस्वी में क्या किया, विभाजन किया बंगाल को। 1911 ईस्वी में किसका विभाजन किया, बंगाल को विभाजन करके बिहार को अलग कर दिया। तो बिहार आपका कब अलग हुआ, 1911 ईस्वी में बंगाल से अलग हुआ। तो ये दो भाग में उस समय भी बांटा गया। तो प्रश्न आपका यही कह रहा है कि 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, 1905 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल विभाजित हो गया था, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा कब विभाजित हुआ। तो इसके फलस्वरूप आपका दोबारा 1911 ईस्वी में विभाजित हुआ बिहार के रूप में। अर्थात यहाँ पे देखिए, अर्थात बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में दो भागों में बीचों बीच एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम के रूप में क्या किया था, विभाजन कर दिया था। तृतीय दिल्ली दरबार में लोगों ने जॉर्ज पंचम का क्या किया, बहिष्कार किया। यानी तृतीय दिल्ली दरबार में क्या हुआ, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने क्या किए थे, जॉर्ज पंचम का बहिष्कार किया। नहीं, बंगाल विभाजन का जॉर्ज पंचम के सामने क्या किया, बहिष्कार किया, और जॉर्ज पंचम को भी बहिष्कार किए। तो जॉर्ज पंचम ने बोला हम बंगाल को एक कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, जॉर्ज पंचम ने, कि हम बंगाल को एक कह रहे, कब, जब विरोध हुआ तब। परंतु उन्होंने फिर बंगाल को दो भागों में 1911 ईस्वी में विभाजित कर दिया, अलग कर दिया, और बिहार को अलग विभाजन कर दिया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार बिहार एक नया राज्य या प्रांत कब बना, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बना। तो आप कह सकते हैं कि बिहार बंगाल से अलग होकर राज्य कब बना है, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बना है। आपका जॉर्ज पंचम ने, सम्राट जॉर्ज पंचम ने क्या किया था, 1911 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग किया था। आगे देख लेते हैं, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन डैश तक बना रहा। यानी जब 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था, तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में आपका 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत करने तक का रहा, ये बना रहा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार देश के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो एक स्वदेशी का बहिष्कार कब अपनाया गया था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाया गया था। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध या प्रतिघात के रूप में क्या शुरू हुआ था, तो आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, बंग आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन टिक मार्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना कब हुआ था, यानी न्यूयॉर्क का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था।
वहीं पे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो द हेग में स्थित है। कहाँ पे? द हेग में स्थित है। ए स्टैटिक्स जीके है, आपको इसको याद करना होगा, याद होगा तभी ये आपका बनेगा। नासा, नासा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो नासा का आपका पूछ दे कि पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल नेरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं महात्मा गांधी जी का के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन कौन शामिल थे, यानी महात्मा गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह किए थे तो उनके साथ कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे। ये लोग इनके साथ क्या थे, शामिल थे। तो पूछ दे कि महात्मा गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे तो उनके साथ कौन कौन थे, तो आप यहाँ पे ऑप्शन रहेगा राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रज किशोर सिंह, ये तीनों आदमी उनके साथ थे। आगे देखते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यानी दक्षिण अफ्रीका से जब उन्होंने भारत लौटे उसके बाद दोबारा वो दक्षिण अफ्रीका या कहीं भी नहीं गए। ठीक है, तो यहाँ पे कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। नोट में देख लेते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ प्रश्न है। ऐसे तो महात्मा गांधी के बारे में थ्योरी में मैं नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा, तो थ्योरी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो जो भी प्रश्न बनते हैं उसको मैं करवाते जा रहा हूं। जब मैं BSCC CGL BSCC इंटर लेवल या ADO का क्लास करवाऊंगा तो थ्योरी में बेहतरीन ढंग से आप लोग को करवा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था, तो पुतलीबाई था। उनके पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी था। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, एक एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कैसे हुआ था, तो नाथूराम गोडसे ने इनको क्या किया था, गोली मार के हत्या कर दिए थे। आगे देखते हैं पहली बार इन्होंने भाषण कहाँ दिए थे, पहली बार इन्होंने भाषण कहाँ दिए थे, तो BHU में दिए थे, नहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है, बनारस में स्थित है। आगे देखते हैं इन्होंने पहली बार 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। तो प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी ने पहली बार कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे 1916 में, तो लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। आगे देखते हैं 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका। आगे देख लेते हैं इनका भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह था। तो इनका भारत में सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह था, तो चंपारण सत्याग्रह था। और इनका पूछ दे कि भारत में पूछा है तो भारत में चंपारण सत्याग्रह था। अगर पूछ दे कि इनका पहला सत्याग्रह कहाँ पे था, तो दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आगे देखते हैं ये 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किए थे, यानी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, तो 1917 ईस्वी में किए थे। आगे देख लेते हैं इनको राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आपको ऊपर पहले ही बता दिए कि इनको राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कहाँ पे दिए थे, तो आपको सिंगापुर में दिए थे। कब दिए थे, तो 1944 ईस्वी में दिए थे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किए थे। प्रश्न पूछ देता है कि फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किसने किए थे, तो आपको महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी जी के मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा थे कि हमारे जीवन में से क्या हुआ, प्रकाश चला गया। तो आपको ऊपर ही बताए थे, जब बता रहे थे कि राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और राष्ट्रपिता जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे थे कि हमारे बीच अब राष्ट्रपिता नहीं रहे, अर्थात
उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश क्या हुआ, चला गया। तो ये नारा किसने, ये शब्द किसने कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। आगे देखते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। यानी प्रश्न आ जाए कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजित हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। आगे देखते हैं महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कहाँ पे किए थे, कौन से हड़ताल पे किए थे, तो अहमदाबाद की हड़ताल में किए थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे, तो बनारस में दिए थे। कहाँ पे दिए थे, बनारस में दिए थे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार जो होता है उसका शुरुआत किया गया था। तो दोस्त ये आपका जीके जीएस का प्रश्न था, स्टैटिक जीके था, जो आपको करवा दिए हैं। आपका कंप्यूटर का भी सेशन हो गया, आपका जीके जीएस का भी सेशन हो गया। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट नॉलेज जो के बारे में भी बता दूंगा। सब्जेक्ट नॉलेज से जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी को मैं करवा दूंगा। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया जानकारी, मेरे द्वारा कराए गए क्लास के प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप रुचि से इस क्लास को देख रहे होंगे। अगर कोई भी कमेंट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सवाल जो भी पूछना है आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग साथ ही साथ जो भी फ्रेंड्स है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हम लोगों ने कंप्यूटर का प्रश्न देख लिए, जीके जीएस का प्रश्न देख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में। सब्जेक्ट नॉलेज से जो भी संबंधित प्रश्न होंगे, किसी भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये प्रश्न देख के जरूर जाइएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसएचजी। एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह की अवधारणा किस देश से प्रेरित है, यानी स्वयं सहायता समूह का जो भी अवधारणा है कौन से देश से लिया गया है। तो दोस्त आपका क्या है, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश से क्या लिया गया है, आपका एसएचजी का अवधारणा लिया गया है। आगे देखते हैं भारत में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने का मुख्य जिम्मेदारी किसको होता है, यानी भारत में स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी का बढ़ावा देने के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसको होता है, तो ये नेशनल कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का होता है। क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का होता है। आगे देखते हैं एक स्वयं सहायता समूह अर्थात एसएचजी में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं, तो एसएचजी में कितने सदस्य होते हैं, 10 से 20 सदस्य होते हैं। तो यहीं पे प्रश्न पूछ रहा है कि एक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं, तो आपका कितने होते हैं, 10 से 20 होते हैं। आगे देख लेते हैं स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्रायः डैश को दी जाती है। नहीं, इसकी जो भी सदस्य बनते हैं तो इसका सदस्य कौन बनते हैं, या तो गरीब व्यक्ति जो होंगे वो बनेंगे, या जिसके पास भूमिहीन परिवार यानी जिसके पास जमीन नहीं है वही इस का सदस्य बन सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं। तो वहीं पे ये प्रश्न यही कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्रायः डैश को दी जाती है, यानी किसको दी जाती है, गरीब और भूमिहीन परिवार को दी जाती है। आगे देख लेते हैं स्वयं सहायता समूह का मूल आधार डैश होता है, यानी स्वयं सहायता समूह का मूल आधार क्या होता है, आपसी सहयोग और बचत। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि स्वयं सहायता का जो भी है, जो भी व्यक्ति रहता है, जो भी जुड़ा रहता है, उनका क्या होता है कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, और जो भी पैसा राशि मिलता है उसको क्या, बचत करना। तो यही आप आएगा कि आपसी सहयोग और बचत होता है कि आपका मूल आधार किसका, एसएचजी का होता है, यानी स्वयं सहायता समूह का होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का होता है। आगे देखते हैं स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान किया जाने वाला ऋण डैश कहलाता है, यानी स्वयं सहायता समूह
द्वारा जो भी उस स्वयं सहायता समूह से जो भी सदस्य जुड़े रहते हैं तो उनको क्या होता है, ऋण प्रदान किया जाता है। तो जो भी ऋण प्रदान किया जाता है, लोन दिया जाता है, उस लोन को क्या कहा जाता है, तो उस लोन को माइक्रो फाइनेंस ऋण कहा जाता है। उस ऋण को क्या कहा जाता है, माइक्रो फाइनेंस ऋण कहा जाता है। आगे देखते हैं स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग मुख्य रूप से उद्देश्य, ग्रेडिंग का जो भी उद्देश्य मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, यानी स्वयं सहायता समूह का जो भी ग्रेडिंग होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो समूह की सामाजिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना। यानी ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य जो भी समूह का सामाजिक गतिविधि होता है उसको क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। स्वयं सहायता समूह का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्व डैश है, यानी क्या है, नियमित बचत है। आगे देख लेते दोस्त, भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, यानी इसका शुरुआत कब किया गया था, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज का, तो 1992 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण देने की प्रक्रिया डैश स्तर पे होती है। तो कौन सा स्तर पे होती है, ये समूह स्तर पे होता है, क्या, ऋण देने की प्रक्रिया। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, जितने भी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होता है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होता है। वहीं पे प्रश्न आ जाए कि स्वयं सहायता समूह में अधिकांश सदस्य कौन होते हैं, पुरुष होते हैं कि महिलाएं होते हैं, तो देखिएगा गांव में एसएचजी में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में अधिकांश कौन जुड़े होते हैं, तो महिलाएं जुड़े होती है, यानी इसका अधिकांश सदस्य कौन होते हैं, तो महिलाएं होती है। आगे देख लेते हैं दोस्त, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं को प्राय किस नाम से बुलाया जाता है, यानी जो SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी महिलाएं जुड़ी होती है, सदस्य होती है, उनको किस नाम से बुलाया जाता है, तो दीदी के नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है, तो दीदी के नाम से बुलाया जाता है। स्वयं सहायता द्वारा दिया जाने वाला छोटा ऋण माइक्रो फाइनेंस के नाम से जाना जाता है, यानी जो भी छोटा ऋण, नाम ही है छोटा, तो छोटा को क्या कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, तो उस ऋण को क्या कहेंगे, माइक्रो फाइनेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से देश के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। कौन सा आपका, SSG। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, स्वयं सहायता समूह का संचालन डैश पद्धति आधारित होता है, यानी किस पद्धति के आधार पर स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जाता है, तो आपका लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर किया जाता है, डेमोक्रेटिक के आधार पर क्या किया जाता है, आपका स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जाता है। आगे देखते हैं, आपका ग्राम संगठन, एक लिखा हुआ है दोस्त, ग्राम लिखा हुआ है। ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अगर एग्जाम में आ जाए कि ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपका इसका मुख्य उद्देश्य होता है संगठित करना, सरकारी योजनाओं से जो है ना वित्तीय सहयोग देना, यानी जो भी व्यक्ति होते हैं इससे जुड़े होते हैं उसको क्या करना है, एक संगठित करना है, इकट्ठा उसको क्या करना है, संगठित करना होता है। सरकार के जो भी योजना होता है उससे सदस्यों को जोड़ना होता है और वित्तीय सहयोग देना होता है, यानी कुछ भी वित्तीय राशि होता है जिससे उनको सहयोग देना पड़ता है, तो वो सहयोग देना होता है। आपका क्या, ग्राम संगठन का ये क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। ग्राम संगठन का इंग्लिश क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको VO शॉर्ट में क्या कहते हैं, VO से भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको करा दिए। अभी हम आप लोगों को बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जाता है कुछ योजनाएं, जिसके बारे में हम बताऊंगा। जो प्रश्न आपके एग्जाम में उससे संबंधित योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बिहार सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाएगा। उसी में से
बिहार सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो बिहार के डीआरसीसी कार्यालय से संचालित किया जा रहा है। तो डीआरसीसी कार्यालय के द्वारा जो भी संचालित योजनाएं हैं आपका, उसके बारे में मैं संक्षेप में जानकारी दे रहा हूं। इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसका भी आपको बताना जरूरी है। तो मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जो भी प्रश्न अगर इससे पूछेगा तो आप लोग इससे संबंधित प्रश्न को एग्जाम में जरूर करके आइएगा। DRCC इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट आपका डी से डिस्ट्रिक्ट हो गया, आई से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, सी से आपका काउंसलिंग हो गया, लिंक यहीं पे एंड, सी से क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि DRCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, जिला, क्या कहते हैं, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। इसका हिंदी में दिया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर का हिंदी क्या होता है, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र होता है। ये कार्यालय आपके बिहार के 38 जिला में स्थापित है, जिसके तहत आपका 3 योजनाएं संचालित होता है। जिसके इस कार्यालय के तहत कितने योजनाएं संचालित होता है, 3 योजना संचालित होता है। ये आर्थिक हल 7 निश्चय के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत इस योजना का संचालन किया जाता है। तो आपका पहला योजना है BSCC, पहला योजना क्या है, BSCC। दूसरा आपका योजना है SHA, दूसरा योजना क्या है आपका, SHA है। तीसरा आपका क्या है, KYP है। क्या है आपका, KYP। वहीं पे BSCC के बात कर लेते हैं तो इसका क्या होता है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है। आपका SHA का बात कर लेते हैं तो इसका होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ हेल्प अलाउंस होता है। सेल्फ हेल्प अलाउंस फुल फॉर्म होता है, जिसका हिंदी होता है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना होता है। और KYP का फुल फॉर्म क्या होता है, कुशल युवा कार्यक्रम होता है। तो 3 योजनाएं संचालित होता है। DRCC कार्यालय से कितने योजना संचालित किया जाता है, 3 योजना संचालित किया जाता है। BSCC अर्थात बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। दूसरा आपका है SHA अर्थात सेल्फ हेल्प अलाउंस होता है, जिसका हिंदी होता है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना होता है। तीसरा आपका होता है KYP होता है आपका क्या होता है, KYP का फुल फॉर्म होता है कुशल युवा कार्यक्रम होता है। तो तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके बारे में जो भी जानकारी है वो जानकारी को आपको बताऊंगा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो 100% आप लोग इससे संबंधित प्रश्न को एग्जाम में करके आइएगा। देख लेते हैं BSCC कौन से विभाग द्वारा संचालन किया जाता है आपका, तो आपका एजुकेशन विभाग द्वारा किया जाता है। SHA ये कौन से विभाग द्वारा किया जाता है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। KYP आपका कौन से, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा संचालन किया जाता है। ये 3 योजनाएं 3 विभागों द्वारा संचालन किया जाता है। BSCC आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, SHA आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा और KYP आपका लेबर डिपार्टमेंट द्वारा संचालन किया जाता है।
बीएससीसी का नोडल कौन होते हैं, नोडल पदाधिकारी कौन होते हैं, तो आपका शिक्षा विभाग के कौन होते हैं, डीपीओ होते हैं। कौन होते हैं, शिक्षा विभाग के डीपीओ होते हैं। कौन होते हैं दोस्त, शिक्षा विभाग के डीपीओ होते हैं। एसएचए के जिला में शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग के डीपीओ आपका नोडल पदाधिकारी बीएससीसी योजना के होते हैं। एसएचए योजना यानी सेल्फ हेल्प अलाउंस मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का नोडल पदाधिकारी कौन होते हैं, ये भी डीपीओ होते हैं, लेकिन ये प्लानिंग के डीपीओ यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीपीओ होते हैं। ठीक है, इसके नोडल पदाधिकारी। आपका केवाईपी का बात कर लेते हैं, तो केवाईपी का आपका नोडल पदाधिकारी कौन होते हैं, तो नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, नियोजन पदाधिकारी होते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, इसके बाद में जो भी और भी जानकारी है आप लोग को बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं BSCC, SHA, KYP, ये तीनों योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया था, इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था इस योजना का शुभ आरंभ। तो इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछ दे कि बीएससीसी यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 2016 में 2 अक्टूबर 2016 का हुआ था। चाहे एसएचए का पूछ ले, चाहे केवाईपी का पूछ ले, तो ये आप लोग करके आइएगा। अब एक एक करके सब तीनों योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीएससीसी के बारे में जानते हैं। बीएससीसी का उद्देश्य क्या है। बीएससीसी का उद्देश्य है कि जो भी बिहार में गरीबी रेखा से नीचे या गरीब छात्र है, जो पैसा के अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ देते थे, तो उनको पढ़ाई करने के लिए उद्देश्य से एक बीएससीसी योजना लाया गया। बीएससीसी योजना के तहत जो भी बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनको बिहार सरकार के तरफ से 4 लाख तक के रुपया शिक्षा ऋण के रूप में दिया जाता है। कोई बच्चा मैट्रिक करके आईटीआई और पॉलिटेक्निक करना चाहता है, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। या कोई बच्चा बीएससीसी का लाभ लेना चाहता है, तो इंटर यानी 12th पास करके बैचलर डिग्री का कोर्स करना चाहता है, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। या कोई भी बच्चा, बिहार का कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन पास आउट करके मास्टर डिग्री का कोई सा भी कोर्स करना चाहता है, तो इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इसके उम्र सीमा का बात कर लेते हैं कि इसका उम्र सीमा क्या होता है। तो आपका उम्र सीमा 15 से 25 वर्ष बैचलर डिग्री के लिए उम्र सीमा होता है। वही 15 से 30 आपका मास्टर डिग्री के लिए होता है। यानी कोई भी स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री स्तर का कोर्स कर रहा है, उनका उम्र सीमा 15 से 25 है, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा मास्टर डिग्री स्तर का कोर्स करना चाहते हैं, जिसका उम्र 15 से 30 वर्ष है, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बात होता है, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, बीएससीसी यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि पोर्टल पे कॉलेज का नाम चेक करते हैं। कॉलेज का नाम चेक करने के लिए MNSSBY सातनीचय का पोर्टल है बिहार सरकार का। इस पे जाके क्या कहते हैं, कॉलेज का लिस्ट चेक करते हैं। कॉलेज का लिस्ट अगर रहता है सरकार के पोर्टल पे, तो आप एडमिशन लेके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे इसका हम दस्तावेज का बात कर लेते हैं। तो दस्तावेज में आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र लगता है। इंटर का आपका मूल प्रमाण पत्र या
अंक प्रमाण पत्र तो लगता ही है। अंक प्रमाण पत्र के साथ अगर प्रोविजनल हो या मूल प्रमाण पत्र हो तो दोनों में से कोई हो तो लगता है। आपका 4 डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये कितना हो गया? 4 डॉक्यूमेंट्स हो गया। वही पे आपका बात कर लेते हैं। आधार लगता है। क्या लगता है आपका? आधार लगता है। बैंक पासबुक लगता है। बैंक पासबुक लगता है। आपका निवास लगता है। क्या लगता है? निवास। ये आपका कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए दोस्त? 7 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए है वहाँ का फी स्ट्रक्चर लगता है। कितना लगता है? फी स्ट्रक्चर या बोनाफाइड, बोनाफाइड लगता है। और जिनको भी को अप्लीकेंट यानी पेरेंट्स के रूप में मम्मी पापा जिनको भी बनाना चाहते हैं उनका क्या लगता है? आपका आधार कार्ड लगता है। एक फोटो आपका लगता है, एक फोटो उनका लगता है। तो इसके तहत अधिकतम राशि कितना मिलता है? 4 लाख रुपया मिलता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत अधिकतम शिक्षा लोन कितना दिया जाता है तो 4 लाख रुपया तक दिया जा सकता है। अगर पढ़ाई में 2 लाख रुपया लगेगा तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। पढ़ाई में आपको 3 लाख रुपया लगेगा तो 3 लाख रुपया ही मिलेगा। तो ये रहा आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरा आपका कौन सा है? SHA यानी सेल्फ हेल्प अलाउंस यानी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता। तो ये योजना बिहार सरकार द्वारा जो भी बेरोजगार युवक और युवतियां है बिहार सरकार में जो 12th पास करने के बाद बेरोजगार है और उनका उम्र सीमा 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, यानी 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, तो उनको बिहार सरकार द्वारा प्रति माह 1,000 रुपया 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। था 24,000 रुपया उनको 2 वर्षों में मिलता है। क्या इसका क्या क्राइटेरिया है कि इसका उम्र सीमा 20 से कम नहीं होना चाहिए और 25 के बीच, यानी 25 साल में जितना आपका अधिकतम तो 2 साल ही तक मिलता है, तो जितना महीना कम रहेगा, जितना साल कम रहेगा उतना ही आपको मिलेगा। नहीं, आपका 25 साल पूरे में आपका 1 साल कम है तो आपको 12 महीना ही इसका लाभ मिलेगा, अर्थात 12,000 रुपया आपको मिलेगा। तो ये रहा आपका SHA। तो SHA का जो आवेदन पहले होता था 12th पास पे होता था, लेकिन सरकार ने इसमें क्या किए? संशोधन किए। संशोधन करके अब ग्रेजुएशन कर दिया, यानी बैचलर डिग्री अगर आप पास आउट है तो आप क्या कर सकते हैं? बैचलर डिग्री आप है, आपका उम्र 20 और 25 के बीच में है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसमें एक और संशोधन हुआ जो आपको BSCC बताए थे, यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बताए थे। तो जो बच्चा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले चुका है पहले और वो क्या BSc और BCom किया है, क्या किया है? BA किया हो, BSc किया हो और BCom में क्या किया हो? ये 3 कोर्स यानी कला वाणिज्य से ग्रेजुएशन किया हो और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया हो तो वो भी और क्या कर सकते हैं? SHA का लाभ ले सकते हैं। उनका उम्र सीमा होना चाहिए 20 और 25 के बीच में है तो वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि SHA के तहत अधिकतम कितने वर्षों तक लाभ दिया जाता है तो 2 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? तो 2 वर्ष तक दिया जाता है। SHA के तहत बिहार सरकार कितना महीना देती है भत्ता? तो 1,000 रुपया प्रति माह के रूप में ये देती है। अधिकतम कितने महीने तक? तो 24 महीने तक देती है। इसका जो भी दस्तावेज है तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट लगता है या अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र आपका लगेगा या मूल प्रमाण पत्र हो वो भी चल जाएगा या प्रोविजनल हो, तीनों में से कोई भी दस्तावेज है तो एक आपका लगेगा। वहीं पे इंटर का आपका और तीनों में से अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल में से तीनों है तो कोई चलेगा। अगर इंटर लेवल पर आप अप्लाई करते हैं तो इंटर का CLC लगेगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र और CLC लगेगा। वहीं पर आपका आधार कार्ड लगता है, आपका निवास लगता है और बैंक पासबुक लगता है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपका इस योजना के लिए अनिवार्य है। तो ये आपका रहा SHA रहा। KYP का बात कर लेते हैं। तीसरा आपका क्या है? KYP कुशल युवा कार्यक्रम है। तो कुशल युवा कार्यक्रम के लिए आपका
मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है 10th पास होना चाहिए, और अधिकतम आपकी जितना भी अधिकतम क्वालिफिकेशन है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका उम्र सीमा का बात कर लेते हैं तो इसमें आपका उम्र सीमा का क्राइटेरिया है। बाकी दोनों योजना में किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए उम्र सीमा का बाध्य नहीं है, लेकिन इस योजना में है। इस योजना में जनरल के लिए आपका 15 से 28 वर्ष होना चाहिए उम्र सीमा। ओबीसी के लिए आपका 15 से 31 साल होना चाहिए, और SC/ST के लिए आपका 15 से 33 वर्ष होना चाहिए। ये आपका KYP का उम्र सीमा है। KYP के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स का बात कर लेते हैं। तो आप मैट्रिक स्तर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र या आपका प्रोविजनल है, तीनों में से कोई भी दस्तावेज है तो कोई एक लगेगा। वहीं पे आपका आधार कार्ड लगेगा, निवास लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। और आगे जितना भी हायर क्वालिफिकेशन पे आप अप्लाई करते हैं तो उसका अंक प्रमाण पत्र आपका लगेगा, या कोई मूल प्रमाण पत्र दे दीजिए, या प्रोविजनल है तो वो भी देने से आपका इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इसमें इसका क्या होता है, इसका क्या KYP करने से क्या लाभ होता है, अगर पूछ दे कि KYP करने का उद्देश्य क्या है, तो KYP करने का उद्देश्य ये है बिहार सरकार का कि बच्चों को डिजिटलीकरण करना है। KYP में क्या होता है, आपका 3 मंथ का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसका? कंप्यूटर और भाषा बुनियादी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 महीना यानी 240 घंटा का क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार सरकार द्वारा हर एक ब्लॉक में 2-4 सेंटर स्थापित किया गया है KYP करवाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका DRCC कार्यालय द्वारा संचालित योजना। DRCC कार्यालय द्वारा 3 योजना संचालित होता है, जिसके बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बतला दिए। अगर इसके विस्तृत जानकारी आप लेना चाहते हैं तो SIT स्टडी पॉइंट चैनल है, इस पे जाके इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको तीनों योजना के बारे में विस्तृत रूप से बहुत ही अच्छे तरह से जानकारी मेरे द्वारा दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जो भी जानकारी है, इस जानकारी से आप लोग काफ़ी संतुष्ट होंगे, और हो सकता है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग जरूर ही करके आइएगा। तो दोस्तों आज का ये सेकंड क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।